गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, या इसे हम कहते हैं मेजरमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। अब तक आपने जैसे पढ़े थे इससे पहले चैप्टर एग्रीगेट्स का। अब इसमें हम न्यूमेरिकल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं उन मेथड्स के बारे में सीखेंगे। अब उसमें नेशनल इनकम के 3 मेथड्स हम यहाँ सीखेंगे, और 3 मेथड्स जो हमारे सिलेबस में हैं, और उन 3 मेथड्स से हम 1 बाय 1 कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं ये यहाँ पर हम देखेंगे कैसे होता है। नेशनल इनकम के 3 मेथड्स हैं: वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो पहला मेथड है वैल्यू एडिड मेथड। पहले वैल्यू एडिड मेथड की थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। फिर अब ये वैल्यू एडिड मेथड यूजिंग जीवीएमपी, ये वैल्यू एडिड मेथड यूजिंग जीवीएमपी यूजिंग जीडीपीएमपी, ये 2 तरीके से थोड़ा समझेंगे अलग अलग। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो यूजिंग जीवीएमपी, जीवीएमपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। इट शोज कंट्रीब्यूशन यानी वैल्यू एडिड ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये जो वैल्यू एडिड मेथड है ये शो करता है कि ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट, हर प्रोड्यूसिंग यूनिट जो भी प्रोडक्शन करती है उस यूनिट का कंट्रीब्यूशन किसमें? प्रोडक्शन प्रोसेस में। जो प्रोडक्शन हो रहा है हमारे देश में, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितने भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो हर प्रोड्यूसिंग यूनिट का जो कंट्रीब्यूशन है उसको शो जहां किया जाता है उसे हम वैल्यू एडिड मेथड कहते हैं। तो जीवीएमपी इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है ये, जीवीएमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट की जो भी वैल्यू है, वैल्यू का मतलब है उसकी मनी वैल्यू, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसमें से हम उसकी जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसकी लागत जो है, यानी कि जो उसमें यूज हो रहा है, जिसकी कॉस्टिंग जो आती है, उसको हम माइनस कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं जीवीएमपी। अब ये सब मैं 1 बाय 1 समझाऊंगा आपको कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है और ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है। तो वैल्यू एडिड, ये वैल्यू एडिड मेथड। अब वैल्यू एडिड क्या होता है? एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स बाय अ फर्म ऑफ इट्स प्रोडक्शन एक्टिविटी। क्या है? एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। देखो, जब कभी हम प्रोडक्शन करते हैं तो उस रॉ मटेरियल से उसको फाइनल गुड बनाते हैं। ये बात सभी जानते हैं कि पहले किसी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। तो रॉ मटेरियल की भी कोई न कोई वैल्यू होती है, उसकी कीमत होती है। तो उसको जब हम फाइनल गुड्स में चेंज कर लेते हैं तो उसकी फिर कीमत बढ़ जाती है, तो वैल्यू चेंज हो जाती है। तो वो वैल्यू जो एडिशन होता है उसमें, यानी सपोज जो रॉ मटेरियल है वो 10 रुपीज का है और प्रोडक्शन करने के बाद जो फाइनल गुड है वो 15 रुपीज की हो गई, तो उसमें वैल्यू एडिशन कितना हो गया? 5 रुपीज का। तो इस तरह से समझना है आपको। तो वैल्यू एडिड का मतलब है एडिशन ऑफ द वैल्यू टू द रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स कह सकते हैं उसे, बाय अ फर्म, किसी भी फर्म के द्वारा, इट्स प्रोडक्शन एक्टिविटी, अपने प्रोडक्शन एक्टिविटी में रॉ मटेरियल की वैल्यू में कुछ बढ़ा देना, यानी कि एडिशन कर देना, वो वैल्यू एडिड कहा जाता है। अब सेकंड पॉइंट इसी में है, इट इज कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये भी कहते हैं कि इट इज कैलकुलेटेड, जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं तो वैल्यू एडिशन आ जाता है। यानी कि कहने का मतलब यहां समझ लीजिए, वैल्यू एडिशन आपने कितना किया? सपोज आपने 10 रुपीज का
कोई रॉ मटेरियल लगाया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपका कितना हो गया 10 रुपीज, और उसको फिर मार्केट में सेल किया 15 रुपीज में, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी होगी 15 रुपीज। तो 15 रुपीज में से अगर 10 रुपीज उसकी लागत को माइनस कर देते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं, तो वैल्यू एडिशन आ गया कि आपने कितना वैल्यू ऐड की 5 रुपीज, तो वैल्यू एडिशन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसी में वैल्यू ऑफ आउटपुट। आपने वैल्यू एडेड समझ लिया, अब है वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी मार्केट में मनी वैल्यू कितनी है, जो भी उसकी मनी वैल्यू है वो उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट कहलाती है एक अकाउंटिंग ईयर में। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये फॉर्मूला हो जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसकी आउटपुट की वैल्यू इज इक्वल टू सेल्स। क्या करता है, क्या होता है कि जब कोई भी प्रोडक्शन किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा, तो फाइनल गुड्स को या तो सेल कर देता है या फिर उसके स्टॉक में रहती हैं। देखो ये तो जरूरी नहीं है कि जितनी प्रोडक्शन कर लिया सारे सेल हो जाएंगे, तो कुछ जो है उसका स्टॉक भी रहेगा। तो वो क्या है कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी इसको हम डेल्टा स्टॉक, डेल्टा को मतलब चेंज इन स्टॉक, चेंज इन, अब यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, जहां सेल्स इक्वल टू क्या है प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी प्राइस किसी भी चीज की प्राइस और उस वस्तु की क्वांटिटी कितनी सेल कर दी, वो तो हो गई इसकी सेल्स। और चेंज इन स्टॉक क्या हो गया क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जब फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में उसके बाद स्टॉक कितना था और लास्ट में मतलब क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर में उसने प्रोडक्शन किया उसके लास्ट में स्टॉक कितना है और उसमें शुरू में कितने से स्टार्ट किया। जो शुरू में स्टार्ट किया उसमें उसको जब लास्ट में जितना है उसमें से माइनस कर देंगे तो पूरे साल का चेंज इन, पूरे साल का स्टॉक आ जाएगा कितना उसने उस साल में प्रोडक्शन किया, तो वो और सेल दोनों लगाकर इसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगी। हाँ, अब आगे वैल्यू एडेड मेथड में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को इसमें अलग से नहीं इंक्लूड करते, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को अलग से इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्या रीजन है कि एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो सेल्स में इंक्लूड हो जाते हैं, यानी कि जब हमने सेल्स ले ली इसमें, तो सेल्स में चाहे वो डोमेस्टिक सेल हो चाहे वो बाहर विदेशों को जा रहा हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो सारा एक्सपोर्ट्स में आ जाता है वैल्यू एडिड मेथड में, इसलिए उस वहां पर एक्सपोर्ट को अलग से नहीं लेते। और दूसरी बात इंपोर्ट को भी अलग से इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इंपोर्ट्स चाहे वो अपनी कंट्री से हो रहा हो चाहे बाहर से कहीं से आ रहा हो चाहे परचेजिंग अपनी कंट्री से हो रही हो, वो सारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आ जाता है, इसलिए एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को इसमें वैल्यू एडिड मेथड में इंक्लूड नहीं करते। ये बातें ध्यान से समझनी है और याद रखनी है। अब है इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, इसे भी थोड़ा सा समझ लें। यूज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो इंटरमीडिएट गुड्स का यूज किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब है कि जो प्रोडक्शन में किसी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। तो उन्हीं को जो यूज किया जाता है उनका उसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहा जाता है, उनका यूज करना इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहा जाता है। एंड एक्सपेंडिचर ऑन देम, और उन पर जो खर्च किया जाता है, उन्हें परचेज किया जाता है कहीं कहीं से, तो उन पर जो भी खर्च किया जाता है एक्सपेंडिचर ऑन देम इज
इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब प्रिकॉशंस हैं, सावधानियां रखनी है वैल्यू एडेड मेथड में। वो प्रिकॉशंस क्या हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसे और याद रखेंगे। नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इसमें नेशनल इनकम में जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो कौन से इंक्लूड नहीं होंगे। इसमें फर्स्ट है इंटरमीडिएट गुड्स। जो भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं जिनसे प्रोडक्शन किया जा रहा है वो कोई भी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि फाइनल गुड्स को इंक्लूड किया जाएगा। दूसरा, सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। जो भी सेकंड हैंड गुड्स हैं, जो फाइनल गुड्स सेल हो जाते हैं उसके बाद कभी कभी दोबारा से वो सेल होते हैं, तो सेकंड हैंड गुड्स हैं उनको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक बार इंक्लूड किए जा चुके होते हैं जब वो फाइनल होके सेल होते हैं। तीसरी बात, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन, अपने कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस की गई सेवाएं, देखिए समझ लीजिए यहाँ पर अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस की गई सेवाएं, वो सेवाएं सर्विसेज कौन सी होती हैं? एज सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ फॉर किचन और गार्डनिंग एटसेट्रा। तो जैसे कि कोई हाउसवाइफ घर में अपना खाना वाना बनाती हैं तो वो घर के काम करती हैं तो उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे गार्डनिंग करते हैं घर पे, घर का कोई भी सदस्य अपने गार्डन में पानी देना या कुछ और ठीक कुछ गार्डन का काम करना वो करते हैं, तो उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि इन चीज़ों का मेजरमेंट बड़ा मुश्किल होता है, एस्टिमेशन बड़ा मुश्किल होता है कि ये इनकी वैल्यू क्या है। उसके बाद टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। इसमें इंक्लूड क्या किया जाता है? अब ये तो इतनी चीजें तो नॉट इंक्लूडेड थी, अब इंक्लूड क्या किए जाते हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब यहां पर ध्यान से समझेंगे, यहां था क्या? प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन के लिए अपनी कुछ सेवाएं जैसे कि हाउसवाइफ की या गार्डनिंग की। अब यहाँ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यहाँ वस्तुएं हैं, वहां सेवाएं हैं, यहाँ वस्तुएं हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज की जाती हैं, जैसे कि कोई वस्तुएं कोई फैक्ट्री में कुछ बन रहा है वो अपने घर में भी यूज हो रहा है तो उसे सेल्फ कंजम्पशन कहेंगे। तो ये सब इंक्लूड होंगी। क्यों होंगी? तो समझने वाली बात है, अगर हम बाहर से खरीदेंगे तो भी तो उसको खर्च करके लाएंगे। तो इस तरह से कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, देयर वैल्यू इज टू बी एस्टिमेटेड और इंप्यूटेड एज दे आर नॉट सोल्ड इन द मार्केट। वो मार्केट में सेल नहीं हो रहे हैं, इसलिए उनकी वैल्यू को जो है एस्टिमेट या इंप्यूटेड, कहने का मतलब है उनको एस्टिमेट मान लिया जाएगा कि वो इतनी। जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम उनकी वैल्यू को हम मान के चलेंगे कि हमने जो भी सेल्फ कंजम्पशन किया ये इतने का किया, तो वो इंप्यूटेड वैल्यू हो जाएगी या एस्टिमेटेड वैल्यू हो जाएगी। दूसरी बात, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउसेस। अगर कोई ओनर अपने प्रोडक्शन का वर्क अपने घर में कर रहे हैं, अपना घर उस चीज के लिए यूज कर रहे हैं प्रोडक्टिव वर्क के लिए, तो वो उसका रेंट जो है वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में यूज किया जाएगा, नेशनल इनकम में यूज होगा। क्यों? उनको वैल्यू को लिया जाएगा क्योंकि वो चाहे प्रोडक्शन किसी बाहर हो या अपने घर में हो, लेकिन उसका रेंट तो देना होता है। तीसरी बात, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को भी इंक्लूड किया जाता है, यानी कि इसी से इन्वेंट्री कहते हैं। चेंज इन स्टॉक का मतलब है कि कुछ तो सेल हो जाता है और कुछ प्रोडक्शन जो है हमारे गोडाउन में बच जाता है, क्योंकि हमने वो पूरे ईयर के दौरान हमने प्रोडक्शन किया है, या जो बचे तो वो इन्वेंट्री के रूप में हमारे पास है, तो वो क्या है? इंक्लूड होगा नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में। और फोर्थ है पेड सर्विसेज लाइक सर्विस ऑफ मेड्स, ड्राइवर्स, ट्यूटर्स एटसेट्रा। जो भी हमारी पेड सर्विसेज हैं जिनके लिए पैसा दिया जा रहा है, चाहे वो घर की मेड हो,
साफ सफाई वाले काम करने वाली, या ड्राइवर्स हों, या ट्यूटर्स हों, कोई बच्चों को पढ़ाने आ रहे हैं, जिनको पेमेंट कर रहे हैं, वो सारा इंक्लूड किया जाएगा। और लास्ट पॉइंट इसमें क्या है कि कमीशन ऑन सेल्स और परचेज ऑफ गुड्स, ऐसी वस्तुएं गुड्स एज इट इज अ प्रोडक्टिव सर्विसेज, अगर किसी प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए किसी भी गुड्स को खरीदा या बेचा जा रहा है, ध्यान रखने वाली बात है, प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए किसी भी वस्तु को खरीदा या बेचा जा रहा है, तो उसमें जो ब्रोकर को जो भी कमीशन मिलता है वो कमीशन इसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि वो प्रोडक्टिव वर्क के लिए वस्तुएं खरीदी या बेची जा रही हैं, इसलिए उसका कमीशन जो है इसमें नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में ऐड हो जाएगा, यानी कि इंक्लूड होगा।